औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। Respected students, हस्बे रिवायत बा फजल रब्बी आज कानून शहादत आर्डर की बाबत हम इंशाअल्लाह ताला आर्टिकल 90 से शुरू कर रहे हैं, 90 से लेकर 101 तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाले सबक को साबका सबक के साथ थोड़ा बहुत अटैच मुनसलिक करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म हो सके कि हमारा साबका सबक क्या था और आने वाला क्या है। इस चैप्टर की बाबत हम आ जाते हैं कि हम इसमें पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक कौन से हैं, प्राइवेट कौन से हैं, इनकी तारीफ क्या की गई है, डॉक्यूमेंट की तारीफ क्या है, इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, क्या होती है, और इनको प्रूव कैसे किया जाता है। कानून शहादत आर्डर किससे मुतलका है? ये अदालत से मुतलका है। अदालत ने इंसाफ करना है। इंसाफ करने के लिए कुछ प्रोसेस है, उसमें ट्रायल का प्रोसेस आप दीवानी कानून में कह सकते हैं। इस सिलसिले में मुद्दई के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में आके पेश करता है कि जी ये मेरा एग्रीमेंट टू सेल है, ये जी मेरी सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था, अपील थी, या ये जनाब वाला की अदालत का फैसला है। तो मैं इस पर क्यास करता हूँ। उसके मुख्तलिफ वर्शन हो सकते हैं। मसलन वो जायदाद में कहता है कि इंतकालात गलत पास हुए हैं, या अदालत ने जो फैसला किया है साबका कबल अजीम फैसला हो चुका था और फर्ज किया कि वो चैलेंज करता है जजमेंट एंड डिग्री को, एक्सपर्टी पास हुई है या ऑन मेरिट हुई है, उसका कोई भी मौक़िफ़ हो सकता है। ये बिलखसूस जो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इसका सीपीसी के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के साथ। मसलन के 12(2) की दरख्वास्त आ जाती है। लेकिन अब सरेदस्त आप लोगों को बताना सिर्फ ये मतलूब है कि दस्तावेजात का मौक़िफ़ क्या हो सकता है, मुद्दा अलैह क्या कह सकता है, क्योंकि ये सब कुछ एहतमाम किया गया अदालत के लिए। अदालत ने एविडेंस लेनी है। अब एविडेंस की मुख्तलिफ अक़साम है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बिलखसूस जो आज का हमारा दर्स है ये डिपेंड करता है सारा डॉक्यूमेंट्स पर। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो अदालत में पेश किए जाते हैं? अब उनकी बाबत अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ उर्दू में क्या मफहूम है इसका? क्यास हम कह सकते हैं। इसके साथ ही एक रेलिवेंट बात मुझे याद आ गई दौरान तहकीक। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्यास इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस वजह से अटैच करना और सरेदस्त थोड़ा सा तज़किरा करना बेहतरीन समझता हूँ कि सोर्सेज ऑफ लॉ बेहतरीन और इंतहाई अहम मौजू है हम लॉ के तालिब इल्मों के लिए। कि आप लोगों का अक्सर सवाल आ जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ? कुरान है, सुन्नत है, उसके बाद क्यास है, अजमा है। इस पर ना मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही सादा अल्फाज में गुजारिश करूंगा कि जो चीज़ कुरान पाक में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, दौर जदीद चल रहा है, इसकी बाबत कियास क्या है? इज्तमा उम्मत, उम्मत का इस पर इज्तमा क्या है? उम्मत क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करती है किसकी बाबत? जो कि दौर जदीद में जदीद मसाइल हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं जिनमें आप सहूलियात कह सकते हैं। वेरी सिंपल मैं कहता हूँ, हवाई जहाज पर सफर करना, मेडिसन का इस्तेमाल करना, ऑपरेशन, सर्जरी। वैसे एक बाई द वे मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, ये एक मिसालें दी हैं मुख्तसर अपने इस मौजू को ज़रा बेहतर आप लोगों के इल्म में लाने के लिए कि इसका फिर यही मफहूम है कि आप लोग कोई भी कानून पढ़ें उसका उर्दू में तर्जमा देखें। बेटा ये बहुत हद से ज़्यादा अहम चीज़ है मुख्तलिफ ज़बानों के बारे में इल्म होना।
पहले भी बताया था कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि पहले मुझे सिर्फ अरबी पर अबूर था, उसके बाद मैंने फारसी सीखी, फ्रेंच सीखी, इंग्लिश सीखी, तो मुझे ऐसे इल्म हुआ कि अल्लाह ने मुझे 2, 3 या 4 ज़हन दे दिए हैं। इससे दिमाग खुलता है, मंतिक की ताकत ज़्यादा आती है, समझने की सलाहियत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जो भी अंग्रेज़ी के अल्फाज़ हैं, उनका आप उर्दू देखा करें और साथ ये भी कोशिश करें अरेबिक की। अरबी अल्लाह की ज़बान है, अल्लाह की ज़बान बहुत अदब के साथ कैसे गुज़ारिश करूँगा। अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खिताब किया है कुरान पाक की शक्ल में, जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के दिल पर ये किताब उतरी, नबी आखिर ज़मान के दिल पर अरबी ज़बान में है, हमें इससे मोहब्बत होनी चाहिए। ये रसूल की ज़बान है, हमारा दीन ईमान का बहुत अहम हिस्सा है। जैसे हमें अंग्रेजी पर हम कोशिश कर रहे हैं अबूर की, उर्दू पर तो हमें आम तौर पर होता है हम पंजाब के पाकिस्तान के तालिब इल्मों को, लेकिन अरबी भी हमारा शौक और ज़ौक होना चाहिए इल्मी नुक्ता नज़र से के भी मुताबिक और आखिरत के लिहाज से भी। तो ये छोटी सी गुजारिश थी। अब इसमें क्यास का पता है क्या है, इसके अगर क्यास को मजीद जरा खोलें, विषय लुगत में क्या बयान किया गया, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर करने के हैं। इसको अब एक चीज को दूसरी चीज के बराबर करना कैसे कहते हैं, कैसे मैं अपने इन अल्फाज का आर्टिकल 90 के लिहाज से इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आप लोग इसको जरा गौर से देखें कि आर्टिकल 90 इस चीज पर आर्गू करता है, बहस करता है। इसकी एप्लीकेशन ये है कि अदालत के सामने अगर कोई दस्तावेजात वगैरह पेश हो गई हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अदालत के सामने अगर कोई दस्तावेजात वगैरह पेश हो गई हैं, तो अदालत उन पर क्या नतज अख्ज़ करेगी। वही बात आप इसको दोबारा गौर से देखें, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर करने के हैं। अब वो कहते हैं जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब अदालत ने क्या करना है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, इसको ना आप बहुत ही खूबसूरती से इस चीज की तरफ ले जाएं, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज आर्टिकल 90, कोर्ट शैल प्रिज्यूम सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफिसर ऑफ प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट। अब ये आर्टिकल 90 के अल्फाज हैं, अदालत ने शैल प्रिज्यूम करना है। अब ये ऑफिसर ऑफ फेडरल और गवर्नमेंट जो कापी एजेंसी हमारी ब्रांच होती है ना, वफाक के या सूबे के महकमे हैं, अमूमी तौर पर जितने भी पाकिस्तान के अफीसर हैं ये मुलाजिम हैं वफाक के, सूबाई हुकूमतों के मुलाजिम हैं। तनख्वाह तो इन्हें सूबाई या वफाकी हुकूमत दे रही है ना, अगरचे इनके महकमे अलग हैं, मसलन जुडिशरी का डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है। तो इस तनाजुर में हम देखेंगे ऑफिसर ऑफ प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट। तो इसकी बाबत मैंने कुछ मिसालें भी दी थी आप लोगों को, पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। अब सर्टिफाइड कापीज इंतहाई अहम, गौर से एक कंसेप्ट ऑफ लॉ भी देख लें कि जजमेंट्स क्या होती हैं, और इसके साथ बहुत ज़रूरी बात है जो आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा समझाने और बताने की आज जाना कोशिश कर रहा हूँ। अब आप ये लोग ये देखें, मिसाल दे रहा हूँ, 489 का पर्चा दर्ज हुआ मुलजिम पर। अब मुलजिम ने प्री अरेस्ट दायर की, सेशन कोर्ट में खारिज हो गई। अब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में डायरेक्ट चला गया प्री अरेस्ट बेल में। वहां क्या हुआ, मीनवाइल इनकी सुलह हो गई। अब वो मुस्तगीज वहां बयान देता है कि जी मुझे इसकी जमानत मंजूर होने पर कोई एतराज नहीं है, अगर इसे बरी कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट फैसला करती है कि जी इसकी सुलह हो चुकी है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो इसकी जमानत मंजूर की जाती है। फुल स्टॉप, जमानत मंजूर हो गई, हुक्म ऑनरेबल हाई कोर्ट का जारी हो चुका है, फ्री कैन घर आ गए। अब उसके बाद अमूमी तौर पर पुलिस क्या करती है, तफ्तीश उसकी क्या होनी है, वही सारे फैक्ट्स लेकर आईओ साहब तफ्तीश मुकम्मल करके चालान भेज देते हैं। अदालत में कल को चालान आ जाता है, अदालत सारे फैक्ट्स देखती है, मुलजिम की तलबी हो जाती है। तो मीन वाइल मुलजिम के वकील साहब 249 ए की एप्लीकेशन भी अदालत में दे देते हैं कि जी इसे बरी किया जाए। ऑन व्हाट ग्राउंड, 345 सीआरपीसी उसकी क्लास 1 और क्लास 2 है। आप देखेंगे
कि कंपाउंडिंग कहाँ हो सकती है। बिफोर द कोर्ट कॉम्पिटेंट वाली एक क्लाज है, और दूसरी है कि सिर्फ अदालत का है कि अदालत में अगर कंपाउंडिंग हो चुकी है तो इसकी इंटरप्रिटेशन में इंशाल्लाह ताला फिर कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों को कभी दूंगा। अभी सर रेफरेंस याद नहीं आ रहा, लेकिन वो गालिबन सर इनका आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला है, जब ये ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त। अब 249 ए में उस जजमेंट की कॉपी भी दे दी गई, रिसाला भी वकील साहब के हाथ में है कि ये रिपोर्टेड केस ला है, हमें बरी किया जाए, सुलह हो चुकी है, ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, मुलजिम ने ये दरखास्त दे दी, अब मुस्तगीज के वकील साहब कहते हैं नहीं जी ट्रायल होगा, वो तो सिर्फ फॉर बेल पर्पस थी। नहीं, इस वक्त सेटल्ड लॉ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है कि जिनमें कंपाउंडिंग ऑफेंस हैं 345 का उनको आसरा सहारा मिलता है, तो ये एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट मुलजिम बरी। अब आर्टिकल 90 को इस वजह से जरा मिसाल के साथ समझाया और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग सारी सिचुएशन को अपने दिमाग में समझें। आर्टिकल 90 हमेशा आप लोगों के जहन में रहे, कभी ना भूलें कौन से हालात और वाकयात हैं। मिसाल इस वजह से दी है आप लोगों को समझाने के लिए, और भी दीगर इसमें कुछ चीजें हैं जो आज के इंशाल्लाह ताला मौजू में जेर बहस हमारे पास आएंगी। यह था जी हमारा आर्टिकल 90। अब प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस 91 कोर्ट शैल प्रिज्यूम किसको सर्टिफाइड कॉपीज एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बाबत जो हैं। अब ये गुजारिश ये है कि अगर पहले फैसला हो चुका है माँ बहन फरीकैन, उसमें एविडेंस भी कलम बंद हुई थी मुदई की या मुद्दालय की मुकम्मल, मिसाल दे रहा हूं चीफ भी था या रिटर्न स्टेटमेंट थी, उस पर जो मुद्दालय की शहादत कलम बंद हुई ऑन ओथ, जो भी एविडेंस में प्रोसीडिंग हुई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो तारीफ में आते हैं, उसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी दे दी गई है आइंदा के किसी होने वाले फैसले में। अब आइंदा का फैसला ऐसे मुराद है कि जिसमें मुद्दई ने दावा दायर किया, फर्ज किया कोई भी है, तो वो सर्टिफाइड कॉपीज पेश करता है कि जनाब ये आज से 3 साल पहले फैसला हुआ था इस जायदाद की बाबत, इसमें मुद्दालय ये शहादत कलमबंद करा गया था और इस पर यह फैसला हुआ था। जब वो इतना रेफरेंस दे देगा तो अदालत क्या करेगी? अदालत उसको किस दर्जे में लेके आएगी? 91 को देखें, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कोर्ट प्रोपोनर रिकॉर्ड मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द डॉक्यूमेंट जेन्युइन, टेस्टेड कॉपी उसकी फाइल में पेश कर दी गई है, अदालत उसको प्रिज्यूम करेगी। अब प्रिजम्पशन का पता है क्या, प्रूव डिसप्रूव अपनी जगह है। कुछ लोग ये बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर ये तो डिग्री होना चाहिए, वेरी सिंपल, प्रूव्ड हो गया। नहीं, अदालत ने उस फैसले पर अपना बेहतरीन फैसला देना है, पहले वाले फैसले को मद्देनजर रखकर, एविडेंस को मद्देनजर रखकर। प्रिजम्पशन तो यह ना शैल प्रिज्यूम, अदालत उसको कंसीडर करेगी, एडमिसेबल एविडेंस है, रेलिवेंट एविडेंस है। ये इस सिनेरियो में बात की गई है। अगर एविडेंस की जुडिशियल कॉपी दे दी जाती है, सर्टिफाइड कॉपी जुडिशियल रिकॉर्ड की, जुडिशियल रिकॉर्ड कैसे बन गया? पहले फैसला हो चुका है, एविडेंस उसमें पहले कलम बंद हो चुकी है। ये है हमारा आर्टिकल 91। अब नेक्स्ट देखें हम, प्रिजम्पशन जेन्युइननेस डॉक्यूमेंट्स केप्ट अंडर एनी लॉ। 92 आर्टिकल, सच डॉक्यूमेंट कौन से जो पेश किए गए हैं केप्ट सब्सटेंशियली। अब सब्सटेंशियली अक्सर औकात गुजारिश करता हूं जो लीगल वर्डिंग है ना जरा देखा करें, हमेशा ये आपके काम आएगी। सब्सटेंशियली का लफ्ज पहले कहां इस्तेमाल हुआ है? सेक्शन 11 सीपीसी। सब्सटेंशियली का मतलब इंतहाई अहम, रेलिवेंट, मुतलका। सब्सटेंस नहीं कहते, सब्सटेंशियली क्या है? अल्फाजों का आपस में इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी वर्डिंग कैसे बनती है, एक लफ्ज का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है, ये आप देखें। प्रोड्यूस्ड लीगली, अब लीगली कैसे शार्ट किया है? अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून तरीक़ाकार बताया गया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से अदालत में पेश कर दिया गया है उसकी बाबत, तो अदालत क्या करेगी इसमें आप देख लें। शैल प्रिज्यूम है या मे प्रिज्यूम है? ये है शैल प्रिज्यूम।
presumption as to genuineness of documents kept under any law. The court shall presume the genuineness of every document purporting to a document directed by any law to be kept by any person. If such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody. मिसाल दे रहा हूं कि भारत सरकार है इंतकाल की, पार्टी दरखास्त दे देती है कि जी रिकॉर्ड असल मंगवाएं, असल। फिर ऑनरेबल कोर्ट हुक्म करती है कि मुहाफिज खाना आमतौर पर डीसी साहब के कंट्रोल में होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, वहां से मुहाफिज खाने का एक एहलकार वो भारत सरकार का रजिस्टर लेके आता है जिसमें वो इंतकाल दर्ज होता है, भारत सरकार जिसे आमतौर पर कहते हैं। अब ये प्रोड्यूस्ड लीगली है, केप्ट सब्सटेंशियली है, सच डॉक्यूमेंट है। इस वजह से आप लोगों को ये मिसाल दी है। अब 93 को देख लें, presumption as to maps or plans made by authority of government। अब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वफाकी और सूबाई महकमे होते हैं। इसकी मिसाल इस वजह से दे रहा हूं, जरा आसानी होगी आप लोगों को समझने में। मैप्स ऑफ मौजा बताया था लैंड रेवेन्यू एक्ट में, पटवारी साहब कपड़े पर, सफेद कपड़े पर जो अच्छी क्वालिटी का होता है, पूरे मौजे का नक्शा बनाते हैं, पूरे मौजे का नक्शा होता है उसमें, किला नंबर, मुरब्बा नंबर, नहरें कहाँ पे हैं, सरकारी इमारत कौन कौन सी हैं, बस्तियां कहाँ पे हैं। अब ये अप्रूव होता है नक्शा, तहसीलदार साहब देखते हैं, वो अपनी स्टैंप लगा देते हैं कि ये अप्रूव्ड है। ये है मैप्स ऑफ मौजा एस्टेट। वही आप लोगों को मिसाल दी है, कानून शहादत, इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा एस्टेट क्या होती है, मौजा, मौजे को एस्टेट हम कह रहे हैं। अब ये जो मैप्स हैं, प्लान्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नक्शे जारी करती है जब इलेक्शन होते हैं, उनके पास पूरी इसका जो हमारा पीपी हल्का होता है, एनए हल्का होता है, नक्शे होते हैं उनके पास। वो प्रिज्यूम किए जाते हैं कि ये नक्शा जात हैं तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के, ये है इससे मुराद। अब 94 को देख लें, प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। आर्टिकल 94, कोर्ट शैल प्रिज्यूम जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक। अब ये मैंने स्लाइड शो की है, पीएलडी, केएलआर, एनएलआर, सीएलसी वगैरह। अक्सर अदालतों में कहते हैं ना वकला साहबान कि जनाब ये है फैसला, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, ये फैक्ट्स हैं। या टेस्टेड कापियां, वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले बताया कि टेस्टेड कापी उस रेलिवेंट इशू पर दे देते हैं कि जी इस पर ये पहले फैसला हुआ था, या ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात हैं उनकी कापियां दे देते हैं, रिसाले दे देते हैं कि जी ये है। अब अदालत ने उसको शैल प्रिज्यूम करना है, शैल प्रिज्यूम यकीनी कियास करना है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला हुआ था। अब उसने, अदालत ने उसके फैक्ट्स एप्लीकेबल हैं या नहीं, या डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये अदालत की सवाबदीद है, अदालत ने उसी पर फैसला करना है। अब पता नहीं वो केस किस की बाबत था, हालात व वाकयात क्या थे, डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं, लेकिन शैल प्रिज्यूम अदालत करेगी कि ये फैसला हुआ था, पीएलडी में ये रिपोर्टेड है, सीएलसी में ये रिपोर्टेड है। 94 से ये मफहूम है। अब प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी, नेक्स्ट पे आ जाएं। कोर्ट शैल प्रिज्यूम डॉक्यूमेंट ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, नोटरी पब्लिक, कोर्ट, मैजिस्ट्रेट। अब इससे क्या मुराद है? प्रिजम्पशन कोर्ट क्या करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी। अब सबका लेक्चर में आप लोगों से गुजारिश कर चुका हूँ, मिसाल भी दी थी थोड़ी सी रेलिवेंसी के लिए। दो भाई हैं सगे, गुजरांवाला के रिहायशी हैं, एक अमेरिका बैठा है, अब उसकी जायदाद है पाकिस्तान में, गुजरांवाला शहर में, वो बेचना चाहता है। क्या इसका तरीकाकार है? वो अपनी तरफ से जनरल अटॉर्नी, स्पेशल अटॉर्नी किसी को देगा, स्पेशल अटॉर्नी देगा। वो अमेरिका में जो पाकिस्तान का कौंसल खाना है वहां आएगा, वहां सारा प्रोसीजर बताएगा, वहां डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वहां वो अपने गवाह लेके आएगा, वो अटेस्ट होगा। जब सारा प्रोसीजर वहां मुकम्मल हो जाएगा, पाकिस्तान में आ जाएगा असल बजरिया डाक। मजीद बामुताबिक कानून डॉक्यूमेंट्स के जो तरीकाकार बताए गए हैं कि वो पाकिस्तान कौंसल भी जा सकता है इस्लामाबाद कि जी ये आया है, इसके अटेस्ट वेरीफाई कर दें कि यह वहां से असली आया है
ये रिकॉर्ड देकर टेस्ट वेरीफाई कर देंगे। तो अब जो बंदा अमेरिका बैठा है, उसने जिसको स्पेशल अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी बनाया है, अदालत ऐसे समझेगी कि अमेरिका वाला बंदा यही है जो सामने खड़ा है, उसकी तरफ से नामजद करदा। अब नोटरी पब्लिक हमारे यहाँ क्या होते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एक बंदा बहुत मसरूफ है, दीवानी दावे की पैरवी नहीं कर सकता, वो अपनी तरफ से किसी को जनरल अटॉर्नी स्पेशल अटॉर्नी देता है बामुताबिक कानून, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी पूरी करके, तो अदालत इसको शेल प्रिज्यूम करेगी। इससे ये मफहूम है 95 से। अब आप देख लें 96 को, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। इसका क्रॉस रेफरेंस लिख लें, सीपीसी सेक्शन 14। अब अदालत में प्रिज्यूम, शेल का लफ्ज नहीं है, जहां शेल आता है ना, अदालत लाजमी उस चीज को कंसीडर करती है हर हालत में। अब मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम शायद अदालत क्यास कर सकती है। रेलिवेंस तो ये है, रेलिवेंसी आ रही है, लेकिन मे और शेल में बहुत ज्यादा फर्क है। जहां शेल आ जाता है वहां हद से ज्यादा वेटेज दी जाती है उस डॉक्यूमेंट को, जहां मे आ जाता है वहां अदालत की डिस्क्रिशन हो जाती है, लेकिन डिस्क्रिशन कहां एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस कॉन्शियस, क्या होना चाहिए, बागर्ज इंसाफ, बेहतरीन इंसाफ क्या है, अदालत वहां इन जो नाम्स ऑफ जस्टिस हैं उनका आसरा और सहारा लेगी। अब ये ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स कई दफा मिसालें दे चुका हूं, बैरून मुल्क हैं पाकिस्तानी, दो पहले यहाँ पाकिस्तान रहते थे, अब वो चले गए हैं कनाडा, अमेरिका, बरतानिया। वहां उनकी कोई लिटिगेशन होती है मुख्तलिफ मामलात पर, वहां वो अपने तौर पर मुआहदे करते हैं, अपने तौर पर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, एक पाकिस्तान आ जाता है, आके वो दावा दायर करता है दूसरे भाई के खिलाफ, दूसरे को पता चलता है, वहां टेस्टेड कॉपीज लेके आ जाता है, मैटर इन इशू इनके बाबत कोई हो सकता है, होते भी हैं। अब क्या होगा जब इस तरह की सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपीज पेश की जाएंगी। अब इसमें लिखा है कि जुडिशियल रिकॉर्ड है फॉरेन कंट्री का, प्रोड्यूस्ड आफ्टर अडॉप्टिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कानूनी तरीकाकार बताया गया है वो अडॉप्ट करके अदालत इसको में प्रिज्यूम कर सकती है। अब 97 पे आ जाएं, प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। 97 कोर्ट में प्रिज्यूम, में का लफ्ज है, इंफॉर्मेशन जनरल, पब्लिक इंटरेस्ट, रेलिवेंट फैक्ट्स। अब पता है क्या, बाज़ औक़ात वो पहले आपको मेडिकल की मिसाल दी थी कि मेडिकल पर बेहतरीन किताब लिखी हुई है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मोदी की। पाकिस्तान में और बुक्स हो सकती हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हैं अपने मुख्तलिफ औकात में। अगर वो मैटर इन इशू हैं इस तरह की, वकला साहबान रेफरेंस देते हैं कि ये इस तरह के मामलात में जो मैटर इन इशू है ये हो सकता है, ये किताब है इसमें ये बात लिखी गई है, तो अदालत उस किताब को में प्रिज्यूम कर सकती है, इंफॉर्मेशन जनरल नेचर की है। बस किसी देखे ना, मैटर इन इशू ऐसा आ गया है जो अमूमी तौर पर अदालत को जैसे इमदाद नहीं मिल रही, वकला साहबान कोई किताब पेश कर देते हैं, मिसाल देता हूँ, अथॉरिटी वो किताब पाकिस्तान में समझी जाती है, उस पर जो रेफरेंस लिखे गए हैं, अब कमेंट्री आ जाती है, अब वो आथर उस खास मजमून पर बेहतरीन हस्ती शुमार की जाती है। उन हालात में ऐसा होता है कि वो जो किताब पेश की गई है उसे मे प्रिज्यूम कहा जा सकता है, और ये भी हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन है, एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड को आप देख लें किताब की बाबत। अब देखें ना, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट में रिफर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैटर जनरल पब्लिक एंड दैट एनी पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स विच आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब देखें ना, किसी बंदे ने किताब लिख दिया है तारीख भावलपुर पर, रियासत भावलपुर पर, उसने सारे इलाका जात बयान कर दिया, इसमें ये थे, कल को इशू आ जाता है कि ये मौजा इसमें रियासत में था या नहीं। जो रेवेन्यू के मैटर्स होते हैं ना, सिविल कोड में भी अक्सर चैलेंज होते हैं, इसमें बहुत बारीकियां आ जाती हैं, इस वजह से मैं मिसाल दे रहा हूँ। 98 को देखें, प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफ मैसेजेस। 98 क्या है ये, कोर्ट में प्रिज्यूम मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राफ ऑफिस क्या होते थे, ये साबका दौर की जरा बात हो रही है, मैंने इसमें देखा कोई अमेंडमेंट जदीद तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं ना। अब टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस क्या होता है, ये अमूमी तौर पर पहले डाकखाने में जो पहले कदीम होते थे उसमें ये होता था,
कोई पैगामात वगैरह खतूत वगैरह देने होते थे, टेलीफोनिक मैसेज भी उसमें पहले आते थे। टू होम सच मैसेज वाज एड्रेस्ड, कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम हु सेंट द मैसेज। अब इसमें ना 98 में गौर से देख लें, कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम हु सेंट द मैसेज, नहीं, इसकी बाबत अदालत ने प्रिज्यूम नहीं करना किसने भेजा। वो अगर मैटर इन इशू भी हो सकता है, उस पर पूरी एविडेंस होनी है, लेकिन अदालत के सामने वैसे भाई दावे मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप का आजकल दौर चल रहा है, इसी पर लिटिगेशन आ जाती है, पर्चे हो जाते हैं कि जी ये भेजा गया था। इसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस को आप देखेंगे, टेलीग्राफ ऑफिस पहले पाकिस्तान में क्या होते थे, बुजुर्गों से पूछें। हुकूमत ने हर मौजे में, हर तहसील में, हर कस्बे में जो मशहूर होता था, तहसीलों में दफातर बनाए हुए जाते, खतूत कैसे आ जाते थे, मैसेजेस कैसे आते जाते थे, उनको ये एड्रेस कर रहा है हमारा आर्टिकल 98। इसको आप जरा गौर से देख लें। अब 99 क्या है, अब 99 इसकी बाबत ये गुजारिश करूंगा, इल्म के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। अदब के साथ गुजारिश है, कमेंट्री बुक इस वक्त अवेलेबल नहीं है। 99 की बाबत जो आज जाना रहे है, अल्लाह ने जो आज जाना इल्म दिया है, 99 इस वक्त सही नहीं बयान कर सकता। जब अच्छे तरीके से तसल्ली करूंगा, कोशिश करूंगा हक़्क़ुल यकीन पर पहुंचने की, उसके बाद फिर बाद में बयान करने की कोशिश करूंगा किसी दीगर दर्स में, इसका स्पेशल हवाला देकर। अब 100 पे आ जाएं। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, मिसाल दे रहा हूं, 1980 में रजिस्ट्री हो गई जी, 1980 में हो गई रजिस्ट्री, अब 2020 में चैलेंज हो जाती है वो रजिस्ट्री, कोई फरीक आ जाता है, अब वो रजिस्ट्री की फोटो कापी भी समझ लें, अगर कोई पार्टी पेश कर देती है फोटो कापी, उसकी सेकेंडरी एविडेंस है, उसे साबित करना पड़ेगा अदालत में कि भाई असल कहाँ है, या इसकी अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी कहाँ है, क्योंकि अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी नहीं फाल करती किस चीज में, कि अदालत वो उसकी जो सच्चाई है उस पर, सेकेंडरी एविडेंस तो फोटो कॉपी हो सकती है, लेकिन उसकी जेन्युइननेस है, उसको कंटेंट्स कैसे कोई पार्टी साबित करेगी। अब 2 दर्जे समझ लें कि आप 100 और 101 को इकट्ठा जरा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इनका आपस में हवाला दिया गया है। गुजारिश कर रहा हूं, 1980 में रजिस्ट्री हुई, पार्टी ने सिर्फ उसकी फोटो कॉपी रखी है, कल को अदालत में पेश कर देती है, अदालत उसे इतना ज्यादा वेट नहीं देगी कि पता नहीं ये जैली है या क्या है, अगरचे 30 साल पुरानी है, लेकिन वो सफाई मिसल पर तो आ गई ना, पार्टी ने तो साथ पेश कर दी, एडमिसिबिलिटी रेलिवेंसी देखी जाएगी उसी हिसाब से। साथ मिसाल ये दे रहा हूं, अगर वो अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी है पुरानी 1980 वाली, फिर अदालत ने उसे बहुत हद तक तवज्जो देनी है कि जी 30 साल आप पुराना रिकॉर्ड है, 30 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, इस वजह से 80 की मिसाल दी है, 85 की मिसाल दे रहा हूं उसी पर। प्रॉपर कस्टडी कैसे पेश की गई, इसमें अमूमी तौर पर जो प्राइवेट पार्टीज होते हैं उनकी बात हो रही है। एक बंदे ने रजिस्ट्री कराई, अटेस्टेड कॉपी भी साथ रख ली 1980 की, 2020 में, 19 में, 18 में मामला चैलेंज हो जाता है, वो अटेस्टेड कॉपी पेश कर देता है उस डॉक्यूमेंट की कि जी ये तो रजिस्ट्री है, हमने तो 1980 में करा ली थी। अब जो इन्होंने दावा किया झूठ पर मबनी है, मुतल्ला का ये मौकिफ है, खुदाई का इस बाबत कोई भी मौकिफ हो सकता है। अब इसमें आप इलस्ट्रेशन को देख लें, आर्टिकल 100 इलस्ट्रेशन 1 इंतहाई आसान है कि अब एक बंदे ने के पास कोई ए हैज बीन इन पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब बहुत अरसे से एक बंदा किसी जायदाद के कब्जे में है, वो जायदाद कब्जे में है किसी बंदे के, ही प्रोड्यूसेस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल टू इट, अब उसने डीड दिखा दिया है जिसमें कब्जा है, उसकी मलकियत है। अब ये है रेंडर टू, ये मिसाल है ना पहली, द कस्टडी इज प्रॉपर, अब अदालत उसे वेट तो देगी ना, अगर अटेस्टेड पेश कर देता है फिर उसकी ज्यादा वेटेज है। 101 को आप लोग देखें, डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड, वही जो पहले मिसाल दे चुका हूं, 30 इयर्स ओल्ड सर्टिफाइड कॉपीज, आर्टिकल 87, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 100, वही के
आर्टिकल ये इसकी 101 और 100 को जरा गौर से देख लें। 100 में मिसाल दिया कि सिर्फ कॉपी पेश कर दिया है। हाँ, मैं प्रिज्यूम तो हो सकता है ना कि भाई इसने पेश कर दिया है, मुतलका बंदा है, इसके हक में है, प्रॉपर कस्टडी इससे पेश की गई है, इसने संभाल के रखी हुई थी। 101 को इसको आप अटेस्टेड कॉपीज में लेके आए। तो ये था आज का हमारा सबक। कोशिश की है बेहतरीन तरीके से बयान करने की, वक्त को हर चीज को मद्देनजर रखकर। अल्लाह की ज़ात आप लोगों की हामी और नासिर हो। मजीद अगर कोई सवालात हों तो पूछ लीजिएगा। इख्तिसार के साथ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अदालत करेगी, सारा अदालत पर डिपेंड करता है कि अदालत ने शैल प्रिज्यूम किस चीज़ को करना है, मे प्रिज्यूम किस चीज़ को करना है। आप लोगों ने इमेजिनरी फर्ज कर लेना है, एक एक मिसाल दी है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अपने नोट्स तैयार किया करें हमेशा के लिए। अब बहुत अदब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ला बंदा मुखातिब ने आज से तकरीबन 15-16 साल पहले कर लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे नोट्स अभी तक मेरे पास हैं, LLB पार्ट 1 के, 2 के और 3 के। उन्हें कंसल्ट भी करता हूँ, बहुत खुशी होती है, मजा आता है वो चीजें देखकर। अपने आप पर डिपेंड करता है ना। अब ये तो नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन अदब से गुजारिश है, अगर नोट्स बना लें, जब पढ़ें उसे मुतलका चीजें लिखें, तारीख लिखें, अहम वाकयात लिखें। अल्लाह ने इंसान को दिमाग की इतनी बड़ी ताकत दी है, इंसानी इरादे को कोई आज तक दुनिया का जदीद कंप्यूटर इंसानी इरादे को, दिमाग को मैयर नहीं कर सकता। एप्लीकेशन ऑफ माइंड सीखें। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने क्या किया था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिमाग का किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल किया, क्रिएटिविटी में किया, पॉजिटिव में किया, जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मकसद रखा। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मकसद हो, अल्लाह अता करता है। तो याददाश्त तो खुदा की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी ताकत है, इसको हमेशा मद्देनजर रखें। इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।